अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जहानिया एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं शान शेख हूँ। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर वासिफ इजाज़ साहब। ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और जहानिया में जो है प्रैक्टिस करते हैं। जहानिया के बच्चों की, जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनकी देखभाल इन्हीं के ज़िम्मे होती है। तो डॉक्टर साहब, अपना मुख्तसर सा तारुफ हमारे नाज़रीन के लिए करवा दीजिएगा प्लीज़। शान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वासिफ इजाज़ है और मैं बेसिकली अपनी बस डिग्रीज बता देता हूँ कि मेरा एफसीपीएस पीडियाट्रिक्स है और उसके बाद जो नौज़ाइदगान के बच्चे होते हैं मेरा उसमें फिर सेकंड एफसीपीएस भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरे ज़िला खानेवाल में अभी फ़िलहाल आई एम द ओनली वन एज ए न्यूरोलॉजिस्ट। और अभी जहानिया में आई एम रनिंग गुलाम स्कीना चाइल्ड केयर क्लिनिक जहानिया, जो कि मेरे अपनी दादी अम्मा के नाम पे है। और यही है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोफेशनल। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज हम अपने नाजरीन के लिए चंद सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे नाजरीन को बताइएगा कि बच्चों के लिए जब पैदाइश से पहले क्या एहतियात होती हैं, और जब पैदाइश हो जाती है बच्चे की, तो उस वक्त जो माओं को क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि बच्चे की जो है वो सेहत ठीक रहे। शान भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। बेसिकली हम खुद भी यही स्ट्रेस करते हैं कि जो न्यू बॉर्न है ना, आपका नौज़ायदा बच्चा, उसकी एक किस्म की जो लाइफ है वो स्टार्ट हो चुकी है माँ के पेट के अंदर से। तो माँ जो केयर करेगी वो बच्चे के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। इसमें अब कुछ जनरल मेजर्स हैं और कुछ स्पेसिफिक हैं। जनरल मेजर्स में एक सिंपल सी बात जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि माँ अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती। तो इसमें पहला ये है कि अ मदर शुड टेक बैलेंस डाइट। सेकंड ये है कि हमारी जो माशाल्लाह से बहनें माएँ होती हैं जो प्रेग्नेंट हुई हैं, वो पानी भी अनफ नहीं पी रही होती। तो दूसरा ये है कि प्रॉपर हाइड्रेशन। तीसरे नंबर पे ये है कि वो घर के कामों में या डिफरेंट टास्क में इतनी इंगेज होती हैं कि वो रेस्ट भी कर पा रही होती। दे शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। चौथे नंबर पे ये है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो एक प्रेग्नेंट फीमेल है वो बिल्कुल बिस्तर के साथ लग के बैठी रहेगी। नॉट एट ऑल। इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं कि उनकी कुछ चहलकदमी, उनकी वॉक बहुत ज़रूरी है। उसको हम एक्सरसाइज लेबल करते हैं। स्पेसिफिक मेजर्स में ये है कि किसी भी फीमेल ने हमल या हमल से पहले से ही फोलिक एसिड लाजमी लेना होता है, क्योंकि फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी होती है वो छोटे बच्चे, नौज़ायदा बच्चे के अंदर दिमाग के कुछ मसाइल पैदा कर देती है और वो बच्चा डेड भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील से हमें बताया। तो ये बताएं कि जब बर्थ हो जाती है बच्चे की, तो उसके बाद फ़ौरन माँ को क्या इक़दाम करने चाहिए। सबसे पहले तो ये है शान भाई कि अब जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं वो ये है कि माँ को डिलीवरी से पहले हम मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि उसने बच्चे को अपना दूध पिलाना है। तो जो माँ का अपने बच्चे के ऊपर जो एक फ़र्ज़ है वो ये है कि उसने अपना दूध पिलाना है एज़ सून एज़ पॉसिबल। इसमें एक मिथ ये है कि पहले 2 दिन हमने बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना, कोई भी पिला लेंगे। ये टोटल रॉन्ग और क्रिमिनल नेग्लिजेंस में ये आता है कि हमने बगैर किसी वजह से माँ का दूध बच्चे को पहले 2 दिन भी नहीं रोकना, माँ का दूध पिलाना है। सेकंड, वंस अगेन, जिस माँ ने अपना दूध पिलाना है वो अपनी खुराक का भी वैसे ही ख्याल रखेगी। जितनी वो कैलोरीज लेगी उतनी ही वो ब्रेस्ट मिल्क उसका ज़्यादा आएगा। तीसरे नंबर पे उसकी जो है उसने बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो बेबी के साथ स्पेंड करना है। अपनी इमोशनल और जो बॉन्डिंग है बच्चे के साथ डेवलप करने के लिए, उसमें वो हेल्पफुल होगा उसके लिए। जी बिल्कुल, ये माँ के दूध की बात आपने की। ठीक है सर। तो ये हमारे इस्लाम ने भी हमें सबक दिया है कि माँ पर कर्ज है बिल्कुल दूध पिलाना बिल्कुल बच्चे ऐसे को, ही, बिल्कुल और ऐसे ही, ये सबको पिलाना भी चाहिए, सब माँ बिल्कुल को। ऐसे ही। तो मेरा अगला सवाल सर ये है कि आजकल जो इब्नॉर्मलिटी है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इब्नॉर्मल पैदा हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहत है। शान भाई, इसकी रीज़न एज सच अभी अगर एक सिंगल इंस्टेंस में या सिंगल सेंटेंस में कवर नहीं हो सकती। इसकी जेनेटिक रीजंस हो सकती हैं, इसकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ रोल प्ले करते हैं। मैं पाकिस्तान में नहीं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग के वहाँ पे फीमेल्स के अंदर स्मोकिंग और कुछ ड्रग्स का इंटेक बढ़ता जा रहा है। तो वो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि वो फिर उन ड्रग्स के इफेक्ट की वजह से बेबीज़ एबनॉर्मल पैदा होते हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो ये है कि अब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई हुई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को बच्चों की एबनॉर्मलिटी बताने लग गए हैं। पहले ये एबनॉर्मलिटीज़ होती ज़रूर थी लेकिन हिडन रहती थी। अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, बच्चे की एको नहीं हुई। तो अब जो कि मेडिकल साइंस तरक्की कर गई हुई है तो हमारे पास नंबर ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ भी हमें ज़्यादा लगती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको जो वैक्सीनेशन होती है उसका क्या तरीकाकार है, और कितने हफ्ते के बाद और कितने टाइम के बाद क्या कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो लगनी ज़रूरी होती है। शान भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअली
जो हमारे पास एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन का है ईपीआई का पाकिस्तान का, उसमें अब नियर अबाउट में भी आई विल फॉरगेट के 10+ डिजीज़ की कवरेज हो रही है। एट बर्थ जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि एट बर्थ जो है वो बेबी को डिलीवरी के फ़ौरन बाद हेपेटाइटिस बी की 0 डोज लग जाती है और उसके राइट डेल्टॉइड पे, राइट शोल्डर पे बीसीजी यानी कि टीबी का टीका लगता है, टीबी से बचाव का। और एट पैदाइशी बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। ये बच्चे की पहली पैदाइशी वैक्सीन है जो कि हर माँ बाप ने श्योर करनी है कि ये बच्चे को हो गई हुई है। उसके बाद 6ठे हफ्ते पे वैक्सीन होगी, फिर 10वें हफ्ते पे होगी और फिर 14 वीक्स पे होगी, एक एक महीने के गैप से। और उसमें वो सारी बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस, काली खांसी, नमूनिया, तशन्नुज, ये सब चीज़ें उसमें फिर मौजूद होती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक आम बीमारी जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है कि जब बच्चे को बुखार चढ़ता है तो वो झटके लेने शुरू कर जाता है, तो वो बीमारी का नाम क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसकी आगे मुस्तकबिल की ज़िंदगी के ऊपर? शान भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा इसको व्यूअर्स मिलें इस वीडियो को। इस कंडीशन को जिसमें बुखार के साथ बच्चे को झटके लगते हैं, इसको हम कहते हैं फेब्राइल फिट्स। और इसका हमारी बुक्स के अकॉर्डिंगली, रिसर्च के अकॉर्डिंगली एक एज ग्रुप है। ये झटके लगते हैं 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों के दरमियान। हाँ, कुछ बच्चों में ये पहले या बाद में भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो रीज़न है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू रिसर्च दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बच्चे में खून की कमी इन झटकों को ज़्यादा बढ़ोतरी दे सकती है। अब ये झटके 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में ही होता है कि पूरे 24 घंटे में एक दफ़ा होगा, बहुत थोड़ी ड्यूरेशन के लिए होगा। उसमें फ्यूचर में एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के डेवलप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जितने नॉर्मल पॉपुलेशन में। हाँ, अगर माँ बाप ने बच्चे के बुखार को कंट्रोल नहीं किया, अगर उस बच्चे में झटके लगे हैं और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया और उसको कॉम्प्लेक्स झटके लगे हैं, बार बार लगे हैं, तो ऐसे बच्चों में मिर्गी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये शान भाई के फॉरम से ये है कि ऐसा कोई बच्चा जिसको झटके एक दफ़ा लगे हैं या फैमिली में किसी बच्चे को लगे थे और ऐसे अब किसी उसके बहन भाई को बुखार हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट फ़ौरन करवाएं, उसका जिस्म ठंडा रखें ताकि उसको फ्यूचर में मिर्गी होने के बचाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बीमारी जो आम तौर पर देखी जा रही है माशरे में, वो बच्चे काफ़ी उम्र तक बड़े हो जाते हैं और उनका जो है बिस्तर पे पेशाब करने का जो है वो आदत नहीं जाती। तो ये कोई एक बीमारी है या कोई फितरी अमल है या कोई पीछे जो जेनेटिकली जो बच्चे में मुंतकिल होती है, ये बताएं। शान भाई का क्वेश्चन ये है कि छोटे बच्चे जो एक ख़ास उम्र जब उनको बेड जो उनका रात का टाइम है उसको हम कहते हैं ड्राई टाइम ना, वो अचीव हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद स्टिल वो बेड पे पेशाब करते रहते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, बच्चे का रात को पेशाब करना। और इसमें शान भाई ने खुद ही मेंशन किया कि यस, जेनेटिक फैक्टर्स रोल अ प्ले के फैमिली में माँ बाप में से किसी को हो सकता था, बहन भाइयों में से किसी को हो सकता था। अब इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शान भाई वो ये है कि ट्रीटमेंट। अगर तो ये सिर्फ ऐसा एन्यूरेसिस है कि इसमें कोई और सिम्टम्स नहीं है, बच्चे का पेशाब सही आता है, जलन के साथ नहीं आता, बुखार नहीं है, तो इसको फिर हम प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। और इसमें कुछ मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन मैं हमेशा उनको सिंप्लाई करता हूँ पेरेंट्स के लिए कि महंगी भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और जब हम छोड़ेंगे तो वो दोबारा से वो कंडीशन हो जाएगी। हमारी बुक्स में क्या ट्रीटमेंट है? हमारी बुक्स में ये ट्रीटमेंट है कि आप बच्चे के शाम को 5 बजे या 6 बजे के बाद कोई भी टाइमिंग हम फिक्स कर लेते हैं। बच्चे को मीठी चीज़ नहीं देंगे क्योंकि मीठी चीज़ यूरिनेशन ज़्यादा करवाती है। बच्चे को पानी नहीं देंगे क्योंकि पानी ऑब्वियसली यूरिन में कन्वर्ट होगा। और बिफोर गोइंग टू बेड, सुलाने से पहले बच्चे को बार बार पेशाब करवाएंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है वो कंट्रोल करवा देती है। चलें, आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कुछ ऐसी बीमारियां जो बच्चों में पाई जाती हैं लेकिन जो वालिदैन वो जज नहीं कर पाते या तशख़ीस नहीं हो पाती, वो कौन सी ऐसी बीमारियां, कौन सी ऐसी अलामात हैं जो बच्चों में ज़ाहिर हों तो वालिदैन को फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? शान भाई, आपके फॉरम से पहली चीज़ जो है वो जो आपने कहा है बीमारियां और जो वालिदैन को नहीं पता चल रहा होता, वो 2-3 चीज़ें कंडीशन जो हर बच्चे में हैं आलमोस्ट सोसाइटी में, वो है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन कहते हैं ग़िज़ाई किल्लत को, जिसको फिर आगे चल के हम लोग सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन यानी कि सोखड़ा कहते हैं। तो हमारे जो रिसर्च के मुताबिक हमारे पाकिस्तान में मैनी ऑफ द किड्स आर सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। पॉवर्टी भी है, लिटरेसी भी है, और ये मिस के ये खुराक देनी है, ये खुराक नहीं देनी। तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने बच्चे की अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स
ग्रोथ मॉनिटरिंग करवाते रहें। हमारे पास स्पेसिफिक चार्ट्स होते हैं, मेरे पास अवेलेबल हैं। हम बच्चे को उसके ऊपर ड्रॉ करके देखते हैं कि उसका हेड सर्कमफेरेंस, उसकी हाइट, उसका वेट कितना कितना है और वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। इसी से मिलती जुलती एक कंडीशन है एनीमिया, जो कि हमारे अक्सर बच्चों को है, खून की कमी। तो उसकी रीज़न भी यही है, वही जो आपको पहले मेंशन की है। इसके लिए भी ऑब्वियसली बच्चे का जो है वो पीरियोडिक एवैल्यूएशन ज़रूरी है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंट्स को पता नहीं चलती और बच्चों में चल रही होती हैं और ये बाद में काफ़ी मसाइल पैदा कर सकती हैं स्कूल लाइफ में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर में हमें एक दफ़ा फिर मेरा एक और सवाल मेरे जहन में आ गया कि बच्चों को ऐसी कौन सी न्यूट्रिशन होती है, कौन सी खुराकें होती हैं जो बच्चों को हम आजकल जो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, गवर्नमेंट ने भी तालीमी इदारों में पाबंदी लगाई हुई है, और इस तरह की जो तली हुई चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा परहेज़ करनी चाहिए? सर ऐसे है शान भाई के जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बेसिकली जो सोडा ड्रिंक्स होती हैं, इनका ना हड्डियों के ऊपर बहुत नुकसानदेह असर होता है। अगर आप अभी देखेंगे सोसाइटी में, अक्सर माँ ये कहती हैं कि हमारे बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हैं, चलते फिरते हैं तो टांगों में दर्द बताते हैं। यस, इट्स ड्यू टू बिकॉज ऑफ दी सोडा ड्रिंक्स ना। अदर जो है वो फ्राइड थिंग्स जो है वो उनमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है और कैलोरीज जो है वो गुड कैलोरीज नहीं है, बैड कैलोरीज हैं। तो बच्चों में ओबेसिटी और फिर लाइफ लॉन्ग हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के रिस्क डेवलप हो जाते हैं अगर 10 साल से पहले वाला बच्चा जंक फूड्स बहुत रूटीनली ले रहा है। तो एक सिंपल सा फार्मूला है सर, घर की रोटी, घर की सब्जी, घर की दाल और घर का गोश्त। हम अपने बच्चों को इसका आदी बनाएं बस। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर वासिफ इजाज़ साहब बच्चों की बीमारियों के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। ये थी आज तक की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।